होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ बच्चे। तो आज फिर से रेगुलर हो जाऊंगी, ठीक है। 12:30 आप लोगों को पता है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी क्लासेस। तो 12:30 PM रेगुलरली आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। सो आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मैं 1820 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 1821 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं सेकेंडली। सो अगर किसी को भी आरआरबी के लिए बैच ज्वाइन करना है एंड नॉर्सेट के लिए भी, तो आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के 2 बैचेस हैं मेरे पास, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक थ्योरी बैच। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस है 1299, ये आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। साथ ही में हर एक सब्जेक्ट से एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको बेसिक अभी भी क्लियर करना है क्योंकि आरआरबी का पेपर अभी 3 मंथ्स तक होगा, तो थ्योरी बैच 2299 का आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं बेसिक से स्टार्ट करके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आपको हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करवाऊंगी, हर एक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, नॉन नर्सिंग के जो है एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। तो दोनों ही जो बैचेस है बच्चे लाइव प्लस रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। आप मेरे से बात करके कोई भी अपना डिटेल लेना चाहते हो बैच के रिलेटेड कर सकते हो। नॉर्सेट के लिए भी बैचेस हैं तो वो भी आप मेरे से कॉल या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। सो चलो अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। अ चाइल्ड लाइंग ऑन अ स्ट्रेचर ड्यूरिंग एडमिशन सडनली कंप्लेन्स ऑफ नॉजिया एंड बिगिन टू वॉमिट, द नर्स शुड इमीडिएटली। तो स्ट्रेचर पे एक बच्चा था, ठीक है। एडमिशन के बाद जैसे ही आपने उसे स्ट्रेचर पे एडमिशन किया, वो नॉजिया एंड वॉमिटिंग के लिए कंप्लेंट करने लग गया। तो नर्स इमीडिएटली क्या करेगी, टर्न द चाइल्ड हेड साइड, सक्शन द चाइल्ड, रेज द हेड ऑफ द स्ट्रेचर, इंसर्ट एन एनजी ट्यूब। सो देखो अगर नॉजिया एंड वॉमिटिंग बच्चे को एकदम से सडनली आ रहा है तो एस्पिरेशन को रोकने के लिए आपको बच्चे का हेड जो है साइड को टर्न करना है। क्यों? क्योंकि टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, प्रिवेंट करना है एस्पिरेशन, ठीक है ना। सो आप क्या करोगे, बच्चे का साइड को हेड टर्न करोगे, ठीक है, जिससे बच्चा एस्पिरेट नहीं कर पाएगा। सक्शन नहीं करना बच्चे को, सक्शन की क्या नीड है ना, सक्शन क्यों करना है हमें, हेड रेज भी नहीं करना, उससे एस्पिरेशन के चांसेस है। इंसर्ट नहीं करनी एनजी ट्यूब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि बच्चा जो है वो अनकॉन्शियस है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो प्रिवेंट करने के लिए आपको हेड को साइड को करना है। Next है the nurse recognized that the pattern of pulmonary dysfunction reflected by the increased total lung capacity, functional residual capacity and residual volume is characteristics of। तो जब पल्मनरी डिसफंक्शन हो जाता है जिसमें आपकी टोटल लंग कैपेसिटी भी ज़्यादा आती है, मतलब लंग्स की जितनी टोटल कैपेसिटी होती है ना 4 to 6 लीटर्स, वो ज़्यादा हो जाती है, रेजिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है और रेजिडुअल वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है, वो किसका करेक्टरिस्टिक है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज नहीं, इसमें डिक्रीज होगा, रिस्ट्रिक्शन हो रही है तो डिक्रीज होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, वास्कुलर लंग डिसीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, नो। जब कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज होती है ना किसी भी, जैसे कि नैरोइंग हो गई, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो गया, नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकाई, तो उसमें क्या होगा, जो ना एयर जो है वो बाहर जा पाएगी ना एयर जो है वो अंदर आ पाएगी, जिससे लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, जो रेजिडुअल अंदर वॉल्यूम था वो अंदर ही रहेगा और वो बढ़ेगा, ठीक है। सो इसी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज में आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग अ एनजी फीडिंग टू अ क्लाइंट हॉस्पिटलाइज्ड फॉलोइंग अ सीवीए, the nurse cerebral vascular accident, nurse aspirate 40 ml of residual, the nurse should। तो जब आप नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग देने जा रहे हो एक क्लाइंट को, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट है उसको, तो जब आपने उसकी एनजी ट्यूब से एस्पिरेट किया तो 40 ml की फीडिंग आपको रेजिडुअल देखने को मिला। तो नर्स अब क्या करेगी, replace the aspirate and administer the feeding, discard the aspirate and withhold the feeding, discard the aspirate and begin the feeding, replace the aspirate and withhold the feeding। so आप लोगों को सबको पता है कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है अगर 50 से 75 ml आता है तो वो उसके बाद आप उसे डिस्कार्ड नहीं, उसको रिप्लेस कर दो, सॉरी, और उसे न्यू फीडिंग दे दो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रिप्लेस द एस्पिरेट एंड एडमिनिस्टर द फीडिंग, क्योंकि यहाँ पे जो एस्पिरेशन में कंटेंट आया है वो नॉर्मल रेंज में आया है और अब आप फीडिंग दे सकते हो। यहीं अगर 100 ml 200 ml होता फिर आप फीडिंग नहीं देते, क्लियर। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद हाइटल हर्निया हैज बीन टेकिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर रिलीव ऑफ हार्टबर्न,
ओवर यूज ऑफ मैग्नीशियम बेस्ड एंटासिड कैन कॉज द क्लाइंट टू हैव अ, सो अगर कोई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले रहा है, मतलब इट इज एन एंटासिड जो कि हम हार्ट बर्न के लिए हाइटल हर्निया वाले पेशेंट में देते हैं, तो अगर कोई पेशेंट मैग्नीशियम वाला एंटासिड ज्यादा लेता है तो उसको क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, एनोरेक्सिया या फिर डायरिया, तो उस पेशेंट को हमें डायरिया देखने को मिलता है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा मैग्नीशियम का इंटेक करता है, मैग्नीशियम बेस्ड एंटासिड्स लेता है, तो उसको हमें डायरिया एज अ साइड इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, डायरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है client with schizophrenia is receiving thorazine 400 mg twice a day and adverse side effect of the medication is, तो एक पेशेंट है क्लोरोप्रोमाजाइन ले रहा है जिसको हम थोराजाइन भी बोलते हैं 400 mg ट्वाइस अ डे, तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस, हाई फीवर, वेट गेन, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। तो पहले तो मैं मेडिकेशन की बात कर लूँ, मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए ये यूज़ होती है, स्कीजोफ्रेनिया एंड बाइपोलर वाले पेशेंट के लिए ये हेल्प मतलब कि यूज़ करते हैं हम, ठीक है। साइकेटिक जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए ये हम यूज़ करते हैं। मेन इसका यही यूज़ होता है कि ये मूड को रेगुलेट करती है, इट्स अ मूड रेगुलेटर, ठीक है ना। तो इसके एडवर्स इफेक्ट के लिए पूछेंगे, तो इसमें जो एडवर्स इफेक्ट है, अगर वो ट्वाइस डेली ले रहा है तो उसको हाई फीवर हमें देखने को मिल सकता है। तो राइट रहेगा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 कि पेशेंट को हमें एडवर्स साइड इफेक्ट में हाई फीवर जो है वो देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूं बच्चे, अगर आपको आरआरबी के लिए कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो 3 मंथ्स का बैच है मेरे पास जो कि है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको थ्योरी बैच ज्वाइन करना है तो उसकी फीस है 2299, जिसमें आपको बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से, थ्योरी करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। लाइव एंड रिकॉर्डेड जो है आप लोगों के लिए ये बैचेस रहेंगे, 3 मंथ्स के बैचेस रहेंगे। तो फटाफट से आप मेरे से इस नंबर पे बात या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली फॉर आरआरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलती हूँ। A nurse is teaching a client with the Parkinson's disease way to prevent curvature of the spine associated with the disease. The nurse should tell the client. तो एक नर्स है, ठीक है, पार्किंसंस डिसीज वाले पेशेंट को समझा रही है। पार्किंसंस डिसीज वाले पेशेंट में क्या देखने को मिलता है हमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं। तो सुपाइन का कर्वेचर जो है प्रिवेंट करने के लिए अब नर्स उसे क्या बोलेगी कि स्लीप ऑन आइदर साइड बट कीप हिज बैक स्ट्रेट, periodically lie prone without a neck pillow, sleep only in a dorsal recumbent position, rest in supine position with his हेड एलिवेटेड। तो देखो जब भी आप उसे सोने के लिए बोलते हो तो हम ये बोलते हैं कि आपको प्रॉन पोजीशन पे ही सोना है, ठीक है, और नेक पिल्लो नहीं लेना है। सुपाइन नहीं लिखा हुआ, ध्यान से देख लो, यहाँ पे प्रॉन पोजीशन लिखा है, ठीक है, उसको पेट के बल सोना है क्योंकि जो सुपाइन है वो ऐसी कर्वेचर हो जाता है उसका, ठीक है ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमेशा पीरियोडिकली कभी कभी आपको प्रॉन पोजीशन में सोना है विदाउट नेक पिल्लो। नेक्स्ट है, अ 4 हॉलमार्क साइन ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम्स आर हाइपरयूरेमिक, ठीक है, हाइपरकैलीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया एंड, और क्या देखने को मिलता है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के 4 जो है हमें साइंस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। हमें क्या देखने को मिलते हैं, 4 साइंस, हॉलमार्क साइंस देखने को मिलते हैं। तो ये एक मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, 4 साइंस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमें वो क्या देखने को मिलता है, 3 तो इन्होंने आपको लिखे हुए हैं, अभी देखो ये भी याद होने चाहिए, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेसीमिया। सो इट्स अ हाइपोकैलेसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, hyperkalemia, hyperphosphatemia and hypocalcemia are the 4 hallmark sign of the tumor lysis syndrome। ये तब अक्कर होता है जब ट्यूमर सेल्स जो है ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज करते हैं स्पॉन्टेनियसली और कुछ ऐसा कंटेंट जिसकी वजह से पेशेंट को ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद हार्ट फेलियर इज प्रिस्क्राइब फ्रूसामाइड, व्हाट शुड द नर्स मॉनिटर फॉर द प्रायोरिटी। तो फ्रूसामाइड डायूरेटिक दे रहे हो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को, तो नर्स प्रायोरिटी में क्या मॉनिटर करेगी, हाइपरटेंशन, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। सो ऑब्वियसली हाइपरकैलीमिया, क्योंकि डायूरेटिक्स जब हम देते हैं तो पोटाशियम का लेवल इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो आपको हाइपरकैलीमिया के लिए पेशेंट को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है, द पेशेंट इज रिसीविंग
IV हेपरिन, व्हाट इज अ नर्सिंग प्रायोरिटी असेसमेंट, अगर आप किसी को हेपरिन दे रहे हो, हेपरिन इज अ एंटीकोगुलेंट, ठीक है, तो नर्सिंग प्रायोरिटी में असेसमेंट क्या करते हो, ब्लड प्रेशर देखते हो, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। सो ऑब्वियसली पहले मैं बता चुकी हूँ कि पीटीटी जो है हेपरिन के लिए देखते हैं और पीटी जो है हम वो वारफरिन के लिए देखते हैं। दोनों के लिए क्वेश्चन ये बहुत बार आता है। हेपरिन से तो क्वेश्चन एक ना एक आ जाता है, इसके एंटीडोट से आ जाता है, इसका टाइम आ जाता है, इसका टेस्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिसीज इज कॉल्ड एज, तो वो कौन सी एबिलिटी होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है, पैथोजेनेसिटी, इन्वेजिवनेस, इन्फेक्टिविटी या फिर कंटेजियस एबिलिटी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे और फटाफट से लिखो, इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस आरआरबी के एग्जाम का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस पसंद आए हैं, कुछ मिलना है सीखने को, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 12:30 आपको रेगुलरली यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलनी ही मिलनी है। एंड अगर किसी भी बच्चे को आरआरबी के लिए अच्छे से मेरे से डिटेल्स में बैचेस में पढ़ना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे मेरे से बात करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस रहेगी 1299, 3 मंथ्स का बैच है प्रॉपरली, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स करेंगे। और अगर किसी को थ्योरी बैच करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, फीस रहेगी 2299। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। सो इट्स अ लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस, तो फटाफट से आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। मिलती हूँ कल फिर से 12:30 आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30।